यस, क्लास रिकॉर्डिंग मोड में है, क्लास 2 कम्युनिकेशन रहेगा, आप लोग आराम से मेरे से बात कर सकते हैं, जिसके जो कंफ्यूजन हो पूछिएगा। बीकॉम पार्ट 2, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, साथ में 3 थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ओवरऑल बात करें तो हमारे पास एक मैनेजमेंट का थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, साथ में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान, और साथ में बात करेंगे कंपनी लॉ की। तो टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट। एग्जाम्स की डेट अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि मार्च एंड अप्रॉक्स, कभी भी अभी कुछ सर्टेन नहीं है, बिकॉज डिपेंड करता है एग्जामिनेशन फॉर्म्स की डेट कितना डिले होती है। जितना डिले एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट होती जाएगी, एग्जाम भी उतना ही डिले होता जाएगा। बट हाँ, जनरली इन एग्जाम्स का टाइम स्टार्टिंग रहता है आपके लिए गए सेकेंड ईयर 10 मार्च, बट इस बार मुझे 25 मार्च से पहले एग्जाम होते हुए नजर फिलहाल नहीं आ रहे हैं। बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको यूट्यूब वीडियोस के थ्रू अपडेट देता रहूंगा इन सब बातों की। अजय फर्स्ट बेंच। या इसके अलावा बात करें एग्जाम एग्जाम्स में हमारे पास टाइम क्या रहने वाला है। एग्जाम टाइमिंग इस बार रहेगा इवनिंग 3 to 6, इवनिंग में 3 से 6 आपका एग्जाम टाइमिंग रहेगा, ये फिक्स है। एग्जाम में इस बार आएंगे टोटल 5 यूनिट्स, यानी कोई आपको कोविड का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। वही 5 यूनिट्स, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे। आउट ऑफ 2 वी हैव टू ऑप्ट एनीवन, हमें कोई एक ऑप्ट करना पड़ेगा। 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 घंटे का टाइम पीरियड, 100 मार्क्स की कहानी रहेगी। और हमारा टारगेट रहेगा 100 आउट ऑफ 100 का। 99 की बात हमें क्लास में करनी ही नहीं है। सर बिना बात फालतू के सपने क्यों दिखाते हो जी? नहीं, सपने रियल होंगे, आराम से होंगे, अपनी क्लास में से होंगे, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। और आज से पहले बहुत बार प्रूव किया है, अभी भी क्लास में बोलता हूं। 2022 में 19 बच्चों के 100 में से 100 इसी कॉस्ट अकाउंटिंग में अपन ही लेकर के आया अपनी क्लास से। 19 स्टूडेंट्स बहुत बड़ा रेशियो होता है ना, एक दो नहीं, 19 बच्चे अपने ही क्लास से तो लेकर के आएंगे अपन। आइए शुरुआत करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। 3 सब्जेक्ट है, टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम। अभी कॉस्ट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आवर में हम टैक्स पढ़ेंगे और एफएम साइमल्टेनियसली हम चलते चलेंगे। बट क्या हम समय के हिसाब से सही है? बिल्कुल नहीं, हम लेट है ऑलरेडी, है ना, आज की क्लास में भी और ओवरऑल बात करें होल ईयर में भी ये लेट। अगर जो बच्चे अभी हमें ज्वाइन करना है तो वो थोड़ा लेट करना है, प्लीज सिंसियर मोड में पढ़िएगा। क्लास रिकॉर्डिंग मोड में है, इस क्लास को आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन के थ्रू सुबह शाम रात को कभी भी देख सकते हैं, कभी स्किप हो जाए तो एक साथ देख लीजिएगा। और वीडियो देखते हुए तो प्लीज ईयरफोन का यूज जरूर करें, ईयरफोन हेडफोन जो भी हो, पर माइक के स्पीकर, मोबाइल के स्पीकर पर क्लास ना लें, क्लास अच्छी आएगी। चलिए हम क्लास को चालू करते हैं। या सबसे पहले रिक्वायरमेंट मेरा फोन नंबर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई चालू करेंगे, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान शांत प्लीज 9983912345। इस 9 को अगर 7 कर लेते हैं तो भी मेरा ही नंबर है 9983712345। और एप्लीकेशन रिगार्डिंग इश्यूज के लिए 7649800800 एक अनादर नंबर आप लोगों के लिए। बट व्हाट्सएप के लिए सिंगल नंबर ऊपर वाला यूज में, बाकी तीनों नंबर टोटल मिला के कॉलिंग्स के लिए काम में आएंगे। मेरे से बात करनी शाम को 6 बजे बाद बात करें, शाम को 6 से रात को कोई लिमिट नहीं है टाइम की, है ना, कभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन सुबह 8 से शाम के 6 मैं क्लास में रहूंगा, तब मैं फोन पिक नहीं करता, मेरा फोन रिसेप्शन पे रहेगा, रिसेप्शन में मैम आपको सपोर्ट करेंगी सेम नंबर पे। फाइन। तो कैसी समस्याओं का समाधान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशंस और फ्यूचर करियर गाइडेंस से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आए, एक फोन मिला करके कंसल्ट जरूर कर लो, ताकि गलत डिसीजन लेने से बचो ऑलवेज, चाहे मेरे स्टूडेंट हो चाहे नहीं। इन्हीं नंबर पे आपको मिलेंगे गैस पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्टार रेटिंग्स, थ्योरी की क्लासेस, फ्री क्लासेस, ये सब आपको इन्हीं नंबर्स पर मिलने वाला है। तो प्लीज कुछ ना करें, केवल ऊपर वाला नंबर सेव करें, हेलो लिख दीजिए और सेकंड ईयर लिख करके अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम अगर विजय है तो विजय सेकंड ईयर लिख दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप तक सारी अपडेट्स देता रहूंगा। मतलब आपकी लाइफ एक इजी गोइंग लाइफ बन जाएगी आसानी से नंबर सेव करते ही। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। हमारे पास सेकंड ईयर में 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसमें अभी हम शुरू कर रहे हैं बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग। बुक की जरूरत पड़ेगी हमें आरबीडी, स्टूडेंट्स गाइडलाइन है, नई बुक लो तो बहुत अच्छा, बाकी नए पुरानी बुक भी लेंगे तो कोई बहुत ज्यादा इशू आने वाला नहीं है। कॉस्टिंग और एफएम में आप ओल्ड बुक ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनकम टैक्स में ऑब्वियसली हर साल रूल्स एंड ईयर्स एंड असेसमेंट ईयर चेंज होता है, तो नई बुक की जरूरत पड़ने वाली है। राइट नाउ वी आर स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, गो फॉर द आरबीडी बुक्स। क्या होती है कॉस्टिंग? किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सब्जेक्ट का बेस हमें पता
होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग, बच्चों अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो वेरी सिंपल, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। वाई, क्यों निकाले कॉस्ट? क्या हमें कॉस्ट निकालने से कोई फायदा है? जी हाँ बच्चों, कॉस्ट निकालने से हमें उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पता होगी, टोटल कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड ऑन करेंगे और हम निकाल पाएंगे सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस क्यों निकालनी है? अरे कस्टमर को कोट करनी पड़ती है। कस्टमर भिड़ते ही पूछता है, जैसे स्टार्टिंग में आपसे बात एंटर होगा, कितने का प्रोडक्ट है, क्या बजट है, क्या रेट है, क्या प्राइस लगेगा, क्या भाव है, सीधा पहला क्वेश्चन यही होता है ना। अगर आपने प्राइस मार्केट से बहुत लो बता दिए तो मरे, बहुत ज्यादा बता दिए तो ऑब्वियसली मरे। मतलब आप प्राइस मार्केट से बहुत बहुत कम नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। बहुत ज्यादा बता दिए तो क्या नुकसान है? सेल्स डाउन चली जाएगी, कस्टमर केवल रेट पूछ करके रह जाएगा। सर आपके इंस्टीट्यूट में भी ऐसा ही होता है ना? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैंने प्राइस बहुत हाई रखी हुई है। हाई है पर बहुत हाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल ही ना हो, अफोर्डेबल होनी चाहिए। प्राइस ऑलवेज शुड बी अफोर्डेबल। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस नहीं रखोगे तो कस्टमर आप तक अप्रोच नहीं करेगा, आपकी सेल्स डाउन चली जाएगी। अच्छा, प्राइस लो रखने से क्या नुकसान है? पहला नुकसान तो लॉस होगा। अच्छा, मैं नहीं कह रहा मैं घाटे में जा रहा हूं, पर लो रखी हुई है, मार्जिन कम रखे हुए हैं, प्रॉफिट तो है पर लो प्रॉफिट है, तो क्या नुकसान है? प्रॉफिट तो कम होगा, ये तो हो गया। और कुछ बताओ ना। ग्रोथ कम होगी, वो तो प्रॉफिट से कोरिलेट हो गया। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑब्वियसली, क्योंकि सब कुछ पैसे से चलता है, वो भी हो गया। और कुछ बताओ अच्छा था। लो रेंज रखने से, प्राइस को मार्केट से लो रखने पे क्या नुकसान है? यस, एक नाइस रिप्लाई आया कि लोग हमें चीप प्रोडक्ट समझ करके इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप बहुत सस्ता रखोगे, अगर आप 5,000 वाली चीज 500 में दे दोगे कस्टमर को, तो कस्टमर आपको चीप मान करके इग्नोर कर सकता है। बोले 500 रुपए में क्या सर्विस देगा, क्या क्वालिटी देगा, क्या प्रोडक्ट देगा, चाइना का माल होगा, सोच सकता है सामने वाला, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि आपको मार्केट से ऑब्सोल्यूट कर दिया जाए अगर आप बहुत महंगे प्रोडक्ट को बहुत सस्ते में और बिलो द प्रोडक्ट रेंज आप मार्केट में उतार दे, तो कस्टमर आपको डिसलाइक करेगा, उल्टा नेगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है। समझते हैं आप इस बात को? ठीक है, और कोई तरीका नुकसान बताओ प्राइस को मार्केट से लो रखने का? लगाओ हल्का सा दिमाग। आपके माइंड को कमर्शियल माइंड बनाना नहीं बनाना? बिल्कुल बनाना है सब, है ना? आज से कुछ टाइम बाद आप सभी को माल बेचना है। जॉब करोगे तो सेठ जी के लिए माल बेचोगे, और बिजनेस करोगे तो खुद के लिए माल बेचोगे, और गवर्नमेंट जॉब में भी तो माल ही बेचना पड़ता है। अब गवर्नमेंट जॉब में भी सेल करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है ना? तो आपको अपना माल बेचना है तो आपके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छा बताना पड़ेगा, प्राइस भी अच्छी रखनी पड़ेगी। अच्छी प्राइस मतलब बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, बहुत कम नहीं रख सकते। ज्यादा रखने से नुकसान है, समझ में आ रहा है? कम रखने से क्या नुकसान है वो बताओ जल्दी से। मतलब पहले क्लास है, फर्स्ट क्लास है, मैं इंट्रोडक्शन क्लास रखूंगा। मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूले, बहुत ज्यादा कंसेप्ट, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बोर्ड पे लाने वाला नहीं हूं। प्लीज अपन डिस्कशन कर रहे हैं और रिप्लाई दीजिए। बहुत लो प्राइस रखने से क्या नुकसान हो सकता है? सब शांत बैठे, मैं बोल देता हूँ, टाइम क्यों वेस्ट करना, है ना? लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना मुश्किल होता है, बिल्कुल। ये भी एक अच्छा रिप्लाई है कि लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट में जीवित नहीं रह सकते, और कोई रखता भी नहीं है लॉन्ग टर्म तक लो प्राइस। एक बार स्टेबिलिटी शुरुआत में रखता है, फिर उसके बाद प्राइस धीरे धीरे आप जैसे जैसे ब्रांड बनते हैं तो प्राइस को आप इंप्रूव करने लगते हैं। एक नुकसान और है, अगर मान लीजिए आपकी कैपेसिटी लिमिटेड है और आप लो प्राइस में लो रेंज वाला कस्टमर मार्केट से उठा रहे, जबकि हाई प्राइस रेंज वाला कस्टमर मार्केट में बैठा हुआ है, तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। आप अपने यहाँ चीप क्राउड भर रहे हैं, चीप कस्टमर भर रहे हैं, और उसके कारण आपके यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो रही है, और आपकी जो लेवल है, वर्किंग ऑफ लेवल है, वो भी खत्म हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मली सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, या तो दो सेगमेंट बना देते हैं, गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए। होता है ऐसा? एग्जाम्पल देता हूं आपको, मारुति और मारुति नेक्सा, मारुति अरीना और मारुति नेक्सा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मारुति अरीना नॉर्मल मारुति है, मारुति नेक्सा में क्या किया, कुछ अच्छे लुक्स दे करके और महंगा प्रोडक्ट कर दिया। मैंने मारुति वालों से पूछा, नेक्सा वालों से, भैया मारुति और मारुति नेक्सा में क्या डिफरेंस है? सर ये प्राइम कस्टमर्स के लिए, हमारे प्रीमियम कस्टमर्स के लिए है। मतलब ऐसे बोलते ना, अमीरों के लिए है ना, ये अमीरों के लिए और वो गरीबों के लिए, सिंपल सी बात। और नॉर्मली पार्ले जी प्राइम निकाल दिया गोल्ड के नाम से, है ना? जिस पार्ले जी हमारे साथ ऐसा कर सकता है जिससे बचपन में हम खाकर बड़े हुए हैं, सॉरी, है ना?
तो उन्होंने गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग सेगमेंट निकाल दिया और कुछ भी नहीं है ना, अलग थोड़ी सी रैपिंग चेंज करते हैं, थोड़े एडवर्टीजमेंट चेंज करते हैं, थोड़े फ्लेवर चेंज करते हैं, थोड़े लुक्स चेंज करते हैं और अमीरों के लिए एक नया प्रोडक्ट निकाल देते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्राइस को आप बहुत ज्यादा लो नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा हाई नहीं रख सकते। तो प्राइस की कैलकुलेशन, सेल्स प्राइस की कैलकुलेशन के लिए पहले आपको निकालनी पड़ती है कॉस्ट, उस कॉस्ट में जोड़ना पड़ता है अपना एक रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन, और उसके बाद आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने निकलते हैं। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। कॉस्ट में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? सबसे पहला फैक्टर आता है मटेरियल, जिसे आप रॉ मटेरियल भी बोलते हो। ये लीजिए आर लगा देता हूं आगे। इसके ऊपर हमारी बुक में चैप्टर नंबर 3 और 4 है, जो कि मटेरियल की पूरी कैलकुलेशन सिखाते हैं आप लोग अच्छे से। फिर आती है वेजेस, यानी लगने वाली लेबर। सबसे महंगा प्रोडक्ट लेबर होती है आजकल। आजकल आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे उसके अंदर मटेरियल की कॉस्ट होती है कम और लेबर की कॉस्ट होती है आजकल ज्यादा। अगर हम बात करें जो शर्ट हमने पहनी हुई है उसमें जो कपड़ा है उस कपड़े की कॉस्ट उतनी नहीं है जितनी उसमें लगने वाली लेबर की कॉस्ट है। सर नहीं नहीं, कपड़ा ही महंगा आया था, वो आपने महंगा खरीदा था, वो बात अलग है, कॉस्ट नहीं है उसकी, सेलिंग प्राइस ज्यादा थी। भाई ये कहते हैं मैं कपड़ा लाया हूं 800 रुपए का और मैंने सिलवाने पे लिए 300 रुपए, तो लेबर तो सस्ती है इनके लिए। तो पर ये 800 का लाया, उसकी कॉस्ट 800 नहीं थी, कॉस्ट उसकी 70 रुपए थी बच्चों। सेलिंग प्राइस सामने वाले ने 800 इनसे चार्ज कर लिया, इन्होंने दे दिए, वो बात अलग है ना, ठीक है। वेजेस या लेबर की बात करें उसके लिए हमारी बुक में चैप्टर नंबर 5 और 6 काम करेंगे। मटेरियल लगता है, वेजेस लगती है और लगते हैं कुछ ओवर हेड्स, कुछ एक्सपेंसेस लगता है, उसके लिए चैप्टर नंबर 7 और 8 है हमारे पास। फिर चैप्टर 1 2 कहां गए सर? 1 और 2 बेसिक्स के चैप्टर है हमारे सिलेबस में। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और बेसिक्स में कवर अप हो गए। इसके बाद आती है कॉस्ट की अलग अलग ब्रांचेस। अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का काम करते हो, अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का काम करते हो तो आपके लिए आएगी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मैं सिलेबस के बारे में हल्का सा डिस्कशन कर रहा हूं ना। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मतलब आपके ट्रक हैं, आपकी बसेस हैं, आपके कोई लॉरी और टेम्पोस है, आप स्कूल में बसेस का सप्लाई करने का काम करते हैं, आपके पास कोई इनोवा, ट्रेवेरा, इस तरह के 4 व्हील्स वाले व्हीकल्स हैं, हो सकता है बहुत सारे। आप ट्रेन ऑपरेट कर सकते हैं, आप लॉन्ग रूट्स की बसेस ऑपरेट कर सकते हैं, आप फ्लाइट की कॉस्टिंग देख सकते हैं, आप सवारियां के ढोने, आप माल ढोने वाले व्हीकल्स यानी गुड्स व्हीकल्स और गुड्स कैरिजेस में भी मूव कर सकते हैं। यानी जहां पहिया चल रहा है आप ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स का भी कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं। उन सब की कैलकुलेशन कहां आती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ट्रांसपोर्ट में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इन फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से कनेक्ट हो जाएं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, अथाह पैसा, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार वाला, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, आप किसी की वेब डिजाइनिंग कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, है ना। आप कहीं पे क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, भाई सफाई का पूरा सब हमारा रहेगा, आप कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, है ना। और आजकल तो डील बल्क डीलिंग होती है, आपका इतना बड़ा काम मैं संभालूंगा, देविका जी प्लीज कॉन्सेंट्रेट, है ना। तो अगर आप इस तरह से पूरा बल्क में काम अगर कहीं कर रहे हैं और सामने वाले से पूरे बल्क अमाउंट के चार्जेस लेते हैं तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आपके घर पे आने वाला प्लम्बर, आपके घर पे आने वाला इलेक्ट्रीशियन, आपके घर पे आने वाला ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, आपके घर पे आने वाला इंटीरियर डिजाइनर, वेब डिजाइनर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दुनिया भर के प्रोसेस और वर्किंग करने वाले सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्किंग होती है, जहां पर आपको सामने वाले को बल्क रेट कोट करनी पड़ती है, पूरा काम हम कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे, है ना। नेक्स्ट, इस तरह के बहुत सारे जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग्स, अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं। टोटल मिलाकर के यूनिट्स रहेंगे हमारे पास 5 और उसके अलग अलग चैप्टर्स। कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट में है और कितना इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कुछ ना करें, स्क्रीन पर जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं नीचे एक फोन नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, मैं लिख भी देता हूं 9983912345। इस नंबर पर पूरा सिलेबस डिमांड कर लो, सेकेंड ईयर सिलेबस लिख दो, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस यूनिट वाइज अलग अलग कैटेगराइज होकर के आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात तो सिलेबस डिमांड कर लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आइए सब,
आज की क्लास को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा सेकंड ईयर में अकाउंट्स नहीं है। हाँ, रिलैक्स। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, ट्रेडिंग, P&L, कोई अकाउंटिंग एंट्रीज, कोई नरेशन, यहाँ कुछ है ही नहीं, सेकंड ईयर में है ही नहीं। फिर कहां गए बच्चों? बिजनेस के 3 रूप होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं आज जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है, और कंपनी। मेनली 3 ही रूप होते हैं, बाकी तो आप बहुत कुछ बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी है ना। यस, इन तीनों रूप्स की अकाउंटिंग आप पढ़ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंट्स 11th क्लास में नहीं पढ़ी थी। पढ़ी थी क्या 11th में? 11th कौन पढ़ के आया है? कोई नहीं पढ़ के आया सर, ऐसे तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने कोविड में, तो है ना। नहीं, फिर भी अपन मान लेते ठंडे छीटे। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंट 11th क्लास में आई थी। मैं याद दिलाऊंगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइल अकाउंट, एडजस्टमेंट, एप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। याद है ऐसा कुछ? पार्टनरशिप आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, फंडामेंटल चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन। था क्या ऐसा कुछ? कंपनी आपने थोड़ी सी 12th में पढ़ी, बाकी की बच्ची कुछ फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ी। फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी। आ जाओ, तो याद दिलाता हूं, कंपनी क्या याद दिलानी, पूरा शेयर्स वाला सेगमेंट पूरा का पूरा। ये सब हो गया सब कुछ भाई। 11th से स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर तक खत्म। अब सेकंड ईयर में अकाउंट्स नहीं, अकाउंट्स की ब्रांचेज आएंगी, कॉस्टिंग, FM और इनकम टैक्स। यानी सेकंड ईयर में जर्नल एंट्रीज नहीं है, लेजर अकाउंट्स नहीं है, टेंशन फ्री रहे, रिलैक्स रहे। सर फाइनल ईयर में फिर आएगी अकाउंट्स, एडवांस अकाउंटेंसी के नाम से, हायर लेवल ऑफ अकाउंटिंग फाइनल ईयर में देखेंगे, अभी नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक मटेरियल आता है, एक लेबर यानी वेजेस आती है, और एक ओवर हेड्स आता है। मजे की बात बोलना चाहूंगा, पूरी कॉस्टिंग में टोटल मिलाकर के 14 चैप्टर्स है, 14 चैप्टर है, सभी सिलेबस में है, सारे पढ़ेंगे अपन। केवल एक 8th चैप्टर में कटवाऊंगा, हाँ वो मतलब का नहीं, सेंसलेस है। 14 चैप्टर्स में से सभी चैप्टर अपने आप में इंडिविजुअल अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस रखते हैं, पर्सनल अस्तित्व। मतलब आपको अगर चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है तो 1 से 12 पढ़ने की नीड नहीं है। चैप्टर 11 पढ़ना है तो 1 to 10 पढ़ने की नीड नहीं है। यानी कपिल शर्मा के शो की तरह है, जहां से देखो वहीं से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात रहती है, आपको सीरियल वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप लोगों का लिंक टूट जाता है पढ़ते पढ़ते, है ना। तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप जहां से चाहे वहां से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज मैं शुरू कर रहा हूं, मेरा आज का जो वीक है वो ओवरहेड कॉस्टिंग से हम शुरू करेंगे। बिकॉज अगर हम ऑफलाइन में बात करें तो हमारे पास इस वीक में का मंथ का एंड आ रहा है ना, तो अकॉर्डिंगली मैं 1 तारीख से वापस फ्रेश स्टार्टिंग और दम लगाई करूंगा, तो बूस्टअप के हिसाब से राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग ओवरहेड कॉस्टिंग्स। चलिए एक कंसेप्ट समझते हैं, प्रैक्टिकल। प्लीज सभी लोग, नहीं बुक्स नहीं खोलने, प्लीज डोंट ओपन बुक्स, प्लीज 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 लिसन मी ओनली, मुझे सुनिए। मैं एक बिजनेस करता हूं, बिजनेस किसी भी चीज का हो सकता है। मान लीजिए मैं अलमीराज बनाता हूं, आयरन का वर्क है मेरा, अलमीरा, वार्डरोब्स एंड ग्रिल का काम, और या फिर गेट, खिड़कियां, दरवाजे, इस तरह का मेरा काम है, आयरन वाला वर्क है। प्लीज मुझे सुनो ना। तो सब हुआ क्या, राम भैया ने मेरे को अपने घर पे बुलाया, बोले सर ये नया घर बनाया है, इसमें ये अलमीरा लगेंगी, कॉस्टिंग बताओ कितने पैसे लोगे आप, अमाउंट बताओ क्या लोगे। मैंने कहा मेरे को नाप करनी पड़ेगी, यही होता है। मैंने एक बार साइट पे बुला लो, इन्होंने मेरे को लोकेशन शेयर कर दी, मैं इनकी साइट पे पहुंच गया, अपन ने सारा माल नाप लिया, मुझे कितना बनाना है। अब मेरे को इनको कॉस्टिंग बतानी है, और कॉस्टिंग में बहुत सारी चीजें आएंगी। आयरन सब जगह एक जैसा नहीं लगता, कहीं मोटा, कहीं पतला, कहीं चद्दर, कहीं आयरन रॉड्स अलग अलग लगेंगी, उन पे लेबर भी लगेगी, पेंट भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा नहीं होगा, और टैक्स भी होगा, टैक्स GST तो लगना ही है ना। तो और मेरा प्रॉफिट मार्जिन ऑब्वियसली होगा। तो मेरे को आयरन डिफरेंट टाइप के आएंगे, वो सब लेने हैं। उस अलमीराज में लॉक्स भी आएंगे, लॉक के खर्चे भी लूंगा, नहीं होगा, लॉक मैं तो नहीं बनाता, लॉक तो मार्केट से लाऊंगा, मैं तो वेल्डिंग करूंगा केवल, ठीक है। पेंट भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, ठीक है। साथ में बात करें, प्रॉफिट भी लेना है और GST भी लेना है, शायद और भी कोई खर्चे हो सकता है, वाइट भी है ना, ठीक है। चला लीजिए उनको अपने।
गुड। इन सबका पैसा मेरे को इनको जोड़ के बताना, और इनका काम है सब 2800 स्क्वायर फीट, 2800 स्क्वायर फीट। अब भाई साहब मैंने आज तक कभी भी 500 स्क्वायर फीट से ऊपर का काम किया नहीं है, मैक्सिमम 500 स्क्वायर फीट तक का काम मैंने किया आज तक। 2800 स्क्वायर फीट के अमाउंट पूछ रहे हैं, बता पाऊंगा? कभी काम नहीं किया, मुझे इनको रेट तो पहले कोट करनी पड़ेगी। ये थोड़ी कहूंगा भाई साहब काम करते हैं, देख लेंगे, होगा जो बता देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे डील थोड़ी डन होगी। इनको पहले क्लियर करके बताना पड़ेगा टोटल अमाउंट इतना बनेगा, इतना आप दे देना, ये वाली कहानी सब चलने वाली है। पर मैं इनको पहले प्राइस कैसे कोट कर सकता हूं? लास्ट टाइम जब 500 बनाया था तो मैंने निकाल ली थी मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट सर ये क्या होती है? 1 घंटे मेरी मशीन काम करती है तो मेरा कितना खर्चा आता है? 1 घंटे मेरी मशीन काम करती है तो कितना एक्सपेंस आता है? 500 स्क्वायर फीट का काम करने में मेरी मशीन को मान लेते हैं 5 घंटे लगते हैं, तो 2800 स्क्वायर फीट के लिए 28 आवर्स लगेंगे। समझ पा रहे हो क्या? और मेरी मशीन 1 घंटे चलने के 2000 रुपए लेती है, 2000 रुपए 1 घंटे चलने के। तो 5 के टाइम पे 5 इंटू 2000 लिए होंगे, 28 के टाइम पे 28 इंटू 2000 कोट कर दो रेट। कर पाऊंगा? तो मैंने ऐसे एक मशीन आवर रेट निकाल रखी है। मेरी मशीन 1 घंटे चलेगी तो इन सबका खर्चा मिला करके टोटल कर रखा है मैंने, सबको जोड़ जाड़ करके। अगर 1 घंटा मशीन चलाऊंगा तो मेरी कॉस्टिंग है 2000 रुपीज। 2000 में सब आ गया। अब जितने घंटे मशीन चलानी है मल्टीप्लाई करके इनको रेट कोट कर दो। 19-20 होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं फिक्स बता पाऊंगा, क्योंकि ये सब एस्टिमेशन है, अंदाजे लगा रहे हैं। भाई हो तो गया नहीं है, फ्यूचर में होगा। रेट खर्चे ऊपर नीचे होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन अंदाजा रेट तो इनको बतानी पड़ेगी। अंदाजा क्या, इनको तो फिक्स ही बतानी पड़ेगी। अगर ज्यादा आया तो मेरा, कम लिया तो मेरा। बाद में थोड़ी कह सकता साहब 200 रुपये और लग गए दे दो, और 200 एक्स्ट्रा ले लिए तो क्या मैं इनको लौटाने वाला हूं? चल शकल से ऐसा दिखते नहीं हो आप, सही बात है। तो मैं तो इनको एक प्राइस कोट करूंगा, उसमें ऊपर नीचे बाद में मेरी कैलकुलेशन है। अगर मैं कैलकुलेशन ही गलत लगाता हूं तो मैं बेवकूफ बिजनेसमैन, और कैलकुलेशन परफेक्ट है तो मेरे से स्मार्ट बिजनेसमैन कोई है नहीं, क्योंकि इनको और लोग भी रेट कोट करके गए होंगे, नहीं गए होंगे, है ना? और लोग रेट करके गए, तो ये जो कस्टमर है ना, ये मार्केट का किंग है भैया। अगर आपने इसके साथ स्मार्टनेस नहीं दिखाई तो ये आपको कभी ऑर्डर नहीं देगा। मैं अपने ऊपर बीती हुई बताता हूं, मैं कई बार क्लास में बोलता हूं, मैंने सोलर के ऊपर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था, मैं अब ऑर्डर दे चुका हूं सोलर का, है ना? मेरे घर के ऊपर मैं सोलर लगवा रहा हूं, है ना? मैं लिटरली बताऊं, मैंने करीबन 20 वेंडर्स को कॉल किया। कुछ नहीं करता, इंस्टा पे एक बार एक वेंडर को देख लिया, वो अपने आप इंस्टा दिखाने लग गया, सबको गेट कोड करने लग गया, फोन आने शुरू हो गए, सबको साइट पे बुला लिया। मैंने कहा, और साइट पे मैं जाता नहीं, मैं तो यहीं से बात करता, मैं साइट की लोकेशन शेयर कर दी, जाकर के देख के आओ कितना किलोवाट का कनेक्शन लगाओगे। अब मेरे को सारी कैलकुलेशन, मैंने 3-4 वीडियो देख ली यूट्यूब पे, अपने को पूरी नॉलेज आ गई कि जब सोलर का प्लांट लगता है तो उसकी जो एक प्लेट आ रही है 7.5 बाय 3.75 फीट, 4.25 फीट यहाँ पे विड्थ है और 7.5 फीट इसकी लंबाई है। अब मैंने देख लिया मेरे घर पे जो प्लेट्स लगेंगी वो लग सकती है 35 प्लेट्स। इन्होंने कहा वॉशिंग एरिया के लिए स्पेस छोड़ना है, 1 प्लेट कम कर दो, है ना? अगर ज्यादा स्पेस छोड़ना है तो पूरे में रो छोड़ दो, 4 प्लेट कम कर दो। पर मैंने कह रखा है मेरा मैक्सिमम किलोवाट का, मैं उसको फोन पे बोला भैया जितना ज्यादा हो सके उतना बड़े से बड़ा कनेक्शन लगाओ, जितना ज्यादा लोड ले सकते हो। तो सामने वाले को मैं 1 प्लेट का स्पेस छोड़ूंगा, इसमें से मैं उसको वॉशिंग कर लूंगा, छोटा स्पेस छोड़ना है। तो अब इस पे मेरी कैलकुलेशन है कि इस पे मेरे सब 17 किलोवाट का कनेक्शन लग सकता है। ये कैलकुलेशन मैं आपको नहीं बता रहा अभी, अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं तो आपको मशीन आवर रेट सिखा रहा हूं। अब 17 किलोवाट का जब मेरे को कनेक्शन लगवाना है तो अब वहां पे मेरा एक वेंडर गया, बोले भाई साहब 20 किलोवाट लग जाएगा। मैंने कहा तेरी कैलकुलेशन रख ले, तू बिजनेसमैन नहीं है। तो मैं तो 2 वीडियो देख करके सीख गया कि 17 किलोवाट का कनेक्शन लग सकता है। तो 16 बोलता है तो समझ में आता है, 18 बोलता है तो समझ में आता है, 20 कैसे लगाएगा? 20 के लिए देखो 8 प्लेट एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। क्या पड़ोसी की छत पे जाएगा क्या? नहीं जा सकता। और 2 जने तो ऐसा है बोले 8 किलोवाट से ऊपर लग ही नहीं सकता आपके यहाँ। मतलब तुम्हें माल बेचना नहीं, तुम्हें माल बेचना नहीं आता, तुम मेरे को सर्विस क्या दोगे? लेकिन स्मार्ट वेंडर होता है जो साफ साफ सीधा है, भैया
अगर आपको स्पेस खुला रखना है तो 16 किलोवाट लगवा लो, और कंजेस्टेड करना है तो 17 साढ़े 17 के आसपास कैलकुलेशन बैठेगी। टेक्निकल स्टाफ आएगा, कल ही मैं अभी टेक्निकल स्टाफ का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, वो एग्जैक्ट बता देगा कितना लगाना है। फिर बाकी अपन एक बार टेबल पे और फाइनल कर लेंगे बैठ करके। उसने स्मार्ट रिप्लाई दिया मेरे को, और स्मार्ट रिप्लाई में भी बताया उसने कि भैया ये 3-4 चीजें होती है, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, आपके बताओ आप ऑफिस कब मिलोगे। मैंने शाम का टाइम दिया, आगे पेन पेपर पे मेरे को पूरी कैलकुलेशन समझा करके चला गया। मार्केट की कंपनी के ऑफर दे दिए, ये स्कीम है, ये पैसे है, ये कहानी है, बताओ क्या देना ऑर्डर। और मैंने अल्टीमेटली उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया। लेकिन कब? जब वेंडर क्या था, स्मार्ट था, कैलकुलेटिव था। तो आपको भी कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा, और कैलकुलेशन सिखाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पैसों की कैलकुलेशन भी सिखाएगी, क्योंकि क्या मैंने यहाँ पे केवल किलोवाट देखे होंगे, पैसे भी देखे होंगे। कौन क्या चार्ज कर रहा है वो भी तो देखा होगा, कौन क्या टेक्नोलॉजी देख रहा है वो भी देखा होगा, बिल्कुल है ना। कितना मैं पावर जनरेशन कर सकता हूं, उससे क्या बेनिफिट्स मिल पाएंगे, सब कुछ देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखा, मैंने क्यों नहीं देखा। तो वहां पर आपको जब आप अपना माल बेचोगे तो आपको कॉस्टिंग प्रॉपर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला 2 पैसे बचाना चाहता है, मुंह पे कहता है भैया मेरे 2 पैसे बचेंगे, वहां से मैं लूंगा, है ना। आप बताओ आप क्या कम कर सकते हो, सीधी बात। और मैं तो एक की कोटेशन दूसरे को बताता हूँ, देखो इसने कोटेशन दी है, अब तुम इससे नीचे बता दो। मेरी गुदड़ी इतनी नहीं है पॉकेट, सब बताए थे। अपने आप रेट तोड़ते रहते, कंपटीशन खेलते रहो, 5 दिन अपने आप रेट टूट जाएगी, और एक जना दूसरे की कमी बता बता करके आपको सब सिखा जाएगा। ये और है कि भाई ये तो इसमें ये बीमारी है, इसमें इश्यू है, इसमें ये इश्यू है। आपस में एक दूसरे की कमी बता बता के आप सीख गए, आप दूसरे से वापस क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लो। समझ में आ रही मेरी बात हल्की सी? चलिए शुरुआत करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और इसके अंदर मशीन आवर रेट का कंसेप्ट। अपने बुक में अपनी कॉपी में लिखना शुरू करें, ओवरहेड कॉस्टिंग ब्रैकेट में पार्ट 2। ओवरहेड कॉस्टिंग चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, बुक्स नहीं खोलेंगे, केवल नोटबुक खोलनी है। ओवरहेड कॉस्टिंग पार्ट 2। ओवरहेड कॉस्टिंग चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 साइज में बड़ा है, उसके लिए हमें 6 डेज चाहिए होता है। पार्ट 2 छोटा है, उसके लिए 3 to 4 डेज में आसानी से कंप्लीट होता है। तो हम आज पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, हम पार्ट 2 फ्रेश स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से पढ़ना है सबको, है ना। चैप्टर में कैलकुलेट करनी है आपको मशीन आवर रेट। सर क्या होती है मशीन आवर रेट? व्हाट विल बी द कॉस्ट of operation at machine for 1 hour। अगर मशीन को 1 घंटा चलाएं तो हमारी कॉस्टिंग क्या आने वाली है। अब इसके अंदर केवल मशीन की कॉस्टिंग की बात करेगी, पूरा लिख लो फटाफट ना। अब इसमें केवल मशीन की कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, सारी कॉस्ट ले ली, केवल मशीन की बात नहीं कर रहे, मशीन से तो कोरिलेट किया उसको केवल। अभी मैं ऐसे कहूं कि मैं आपको 1 घंटा पढ़ाता हूं तो मेरी क्या कॉस्ट आती है, तो उसमें केवल इस क्लासरूम की कॉस्ट नहीं आएगी, वीडियो इसकी भी कॉस्ट आएगी, रिसेप्शन की भी कॉस्ट आएगी, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी पूरी आएगी। 1 घंटा पढ़ाने की कॉस्ट जो होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे फीस चार्ज कर लूंगा, सिंपल सी बात है। अब आप कहते हो मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो फीस 2 घंटे के हिसाब से डबल चार्ज कर दूंगा। एक स्टूडेंट आता है मेरा पिछले साल का बैक का पेपर भी है, तो मैंने कहा भैया उसकी फीस और दे दे, सही है ना। तो जितने आवर्स आप बढ़ाते जाएंगे मैं भी फीस मल्टीपल में बढ़ाता जाऊंगा, सीधी सी बात है ना। आके इसके लिए एक स्टेटमेंट बनता है, और स्टेटमेंट का नाम हम रख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग मशीन आवर रेट। ये नोट कर ले प्लीज। 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसके लिए मेरे को दे दो फटाफट जल्दी चल लेंगे, है ना। एक हेडिंग डालिएगा कंप्यूटेशन, मैंने कैलकुलेशन लिखा है, कंप्यूटेशन लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। हम मशीन आवर रेट निकालने जा रहे हैं। मैंने कैलकुलेशन लिखा, कंप्यूटेशन लिखा है। कंप्यूटेशन में कैलकुलेटर के साथ साथ दिमाग भी चलता है भाई साहब।
कैलकुलेशन में केवल कैलकुलेटर चलता है, कंप्यूटेशन में कैलकुलेटर और माइंड यानी प्रोविजंस भी चलेंगे, तो हम वर्ड यही यूज करेंगे। अमाउंट के 2 कॉलम बनाएंगे, लगभग हाफ पेज साइज के, आधा पेज लेंथ ले लीजिए, पढ़ाइए फॉर्मेट बनाइए प्लीज। हेडर आपकी कॉपी की 2 लाइन का बनेगा, यानी ये 2 लाइन आप काम में लेंगे। हेडर थोड़ा चौड़ा बनना चाहिए प्लीज। इट्स कॉल्ड पर्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट और इंडियन रुपीज साइन, अमाउंट और इंडियन रुपीज साइन, और यहां लिख देंगे रेट पर आर, रेट पर आर। यहां ऊपर आपको आवर्स लिखने पड़ेंगे, कितने आवर्स की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आवर्स ऊपर ऊपर लिखने होंगे। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे हम स्टैंडिंग चार्जेस। सर हार्ड है क्या? टेंशन नॉट, हार्ड हम पढ़ते ही नहीं, और हार्ड आपको पता भी नहीं पड़ेगा, मैं कब इजी बना के पढ़ा दूंगा। स्टैंडिंग चार्जेस का दूसरा नाम फिक्स्ड कॉस्ट होता है। सर फिक्स्ड कॉस्ट ही लिख लेते, मैं तो लिख लेता, फिर स्टैंडर्ड वर्ड कब पढ़ोगे? सारी दुनिया यहां पर क्या बोलती है? स्टैंडिंग चार्जेस। वो चार्जेस जो स्टैंड है, खड़े हुए हैं, को कम ज्यादा नहीं होते, फिक्स है, वो स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग चार्जेस की लिस्ट में बनाने जा रहा हूं। रेंट, सैलरी, रेंट, सैलरी, सैलरी को सैलरी एंड वेजेस कर लो ज्यादा अच्छा बच्चों। मंथली चार्जेस, मंथली चार्जेस बहुत सारे लगते रहते हैं, मैं अभी बताऊंगा इसको बारे में थोड़ा अच्छे से आपको, आप लिख लीजिए। लाइटिंग, लाइटिंग, इंश्योरेंस, सुपरविजन, इंश्योरेंस, सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के आगे लिख देना बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन टाइम। सर ये क्या लिखा आपने? एडम, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक व्यय, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक व्यय, डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखा बेस्ड ऑन टाइम। यस स्टूडेंट्स, ये वो सारे खर्चे हैं मेरी फैक्ट्री में, माल बने नहीं बने, कम बने ज्यादा बने, ये खर्चे स्टैंड रहेंगे, फिक्स रहेंगे, इन खर्चों में कोई कमी आने वाली नहीं है, ये खर्चा तो होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता इस खर्चे को होने से। अगर बात करें डेप्रिसिएशन की, देखिए बच्चों डेप्रिसिएशन यूज में लेने पे लगता है, यूज में ना ले किसी चीज को तो भी लगता है भाई। कई चीजें ऐसी होती है जिनमें डेप्रिसिएशन यूज में ना ले तो भी लगेगा, लगेगा, उसको नहीं रोक सकते आप। वेरी सिंपल, आपका फोन है, पैक करके रख दो, आया नया पैक करके रख दिया, 6 महीने बाद खोल लो, यूज में लेना चालू कर दो, फोन परफेक्ट काम करेगा, लेकिन रेट खरीदा था 30,000 का, आज कितने का हो गया? 20,000। 6 महीने बाद 10,000 रुपए गिर गए, डेप्रिसिएशन लग गया बैठे बैठे बिना यूज में लिए। यानी डेप्रिसिएशन टाइम के बेसिस पे भी लगता है क्या? हाँ, टाइम के बेसिस पे भी डेप्रिसिएशन लगता है। अगर डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन टाइम है तो यहाँ आएगा, लेकिन बेस्ड ऑन यूज हो तो यूज में लेंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, और यूज में लेंगे तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, तो फिर वो डेप्रिसिएशन एक वेरिएबल कॉस्ट होगी। अभी देख लेते हैं अपन, यहां पे पहले इसका टोटल लगा देंगे, और इसी फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। यहां टोटल लगा दिया 12,000 रुपए, और यहां लिख दिया 12,000 आवर्स हो गए मान लेते हैं।
मान लेते हैं 1000 आवर्स पे वर्क कर रहा हूं तो 12,000 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट आएगी, तो पर आवर कॉस्ट हो गई 12। नीचे आएगी वेरिएबल कॉस्ट, हेडिंग डाल दीजिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में तीन चीज आती है मेनली, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अभी इजी करेंगे, रुक जाओ इसको। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पावर, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूज, टोटल मान लीजिए 5 आया। सभी लोग बोर्ड पे, एक्चुअली में एक छोटी सी बात आपके सामने मैं क्लियर करना चाहूंगा बोर्ड पे प्लीज। मान लीजिए आवर्स थे 1000, यहां अमाउंट आया ₹12,000। फोकस करेंगे प्लीज, ये वाला एरिया पूरा ब्लैंक कराएगा, यहां अमाउंट नहीं लिखना, बिल्कुल कभी नहीं लिखना। 12,000 आया, डिवाइड बाय 1000 करा तो क्या आ गया 12। अब ये वाला एरिया ब्लैंक रहेगा, आपको रेट यहां लिखनी है और क्या आ जाएगा 5। प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगा, नहीं आया समझ में? एक मिनट, ऐसे एग्जांपल को थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं मैं। इन सब के अमाउंट लिखेंगे, कहीं 6000, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 500, कहीं 1500 और ब्ला ब्ला करके टोटल 12,000 आ गया। 12,000 1000 से डिवाइड किया 12। अब आप यहां पे जो रेट लिखेंगे 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा और 1.5 रुपया, तो 5 रुपए हो गए। अब टोटल मशीन आवर रेट, टोटल MHR 17 रुपए, ये समझ में आया क्या? 12 और 5 का टोटल 17 रुपीज पर आवर मेरी मशीन की रेट आ गई है। अब सामने वाला मेरे से पूछता है भाई साहब कितना ये काम कराना है, मैं आता हूं देखूंगा इसमें कितने घंटे मशीन चलेगी, मल्टीप्लाई हुआ 17 करके भैया ये कॉस्टिंग आ रही है। डन। पूरी कहानी को समझने के लिए बुक्स की मदद लेंगे, लेकिन बुक्स पर जाएंगे बच्चों कल की क्लास में, लेकिन यहाँ पे हल्का से समझते हैं फॉर्मेट को प्लीज। आज की क्लास में मैंने इधर उधर की बातें बहुत सारी करी है, इस पूरी कहानी को समझिएगा प्लीज। आपको कुछ भी याद नहीं करना, भूल जाइए कि अमाउंट में क्या कहानी हो रही है, सब बच्चों का खेल है, कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल 1 मिनट याद करना है वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, पावर, रिपेयर मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन कौन सा, बेस्ड ऑन यूज वाला। अगर यूज में लेंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा, वरना लगेगा नहीं लगेगा। सर पता नहीं हो कि डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूज है या बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन यूज माना जाएगा, यानी डेप्रिसिएशन वेरिएबल में आएगा। डेप्रिसिएशन 90% केसेस में वेरिएबल में आता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इनकी अजम्पशन होती है यूज में लेंगे तो लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो डेप्रिसिएशन नीचे ही लिखना है आपको, 3 आइटम यहाँ डालना है। तो मैं पता क्या करूंगा, प्लीज रुकिए, मैं पता क्या करूंगा, क्वेश्चन आते ही सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लूंगा कौन कौन से वेरिएबल है। अपने 3 आइटम पावर, रिपेयर मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन, उन पे तो लिख लूंगा वी, बाकी सारे हो गए एफ। फटाफट फॉर्मेट बनाया, स्टैंडिंग चार्ज, फिक्स कॉस्ट, सारे अमाउंट लिख दिए। अमाउंट लिख के आर से डिवाइड करके एक आर की कॉस्ट, ओ वी जिस पे लिखा था उनको लिख दिया, टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन होगा तो जोड़ करके, प्रॉफिट जोड़ करके सामने वाले से क्या चार्ज करना है पर आवर पता चल जाएगा। अभी आप पे भी तो ऐसी कॉस्टिंग निकालता हूं मैं, हमारे इंस्टीट्यूट के सारे फिक्स खर्चे जोड़ लेता हूं मैं, पहले यही करता हूं। सुनना जरा, हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे फिक्स खर्चे होते होंगे, बिल्कुल होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आप पे खर्च होती है, बिल्कुल होती है। टोटल कर करके एक बच्चे की 1 आवर की कॉस्ट निकाल लेता हूं, एक बच्चे की 1 आवर की कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट जोड़ लेता हूं, कितना पैसा आपसे चार्ज करना है वो कैलकुलेशन कर लेता हूं। यही तो होता होगा सर, कैसे करते होगा, आपको कैसे पता कितने बच्चे आएंगे? यही तो बिजनेस का गेम है। मेरी कैलकुलेशन रहती है किस बैच में कितने स्टूडेंट्स
आएंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन हम देखेंगे कल की क्लास में, और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास में डिस्कशन किए हैं बहुत सारे, हमने कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, बस केवल एक एक्सीलरेटर पावर रख के फंडा बताया है। लेकिन चैप्टर के नोट्स वैसे खत्म भी हो गए, इतने से ये चैप्टर में नोट्स और क्वेश्चन करने होंगे बहुत सारे। क्या सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा? 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। सर चैप्टर नंबर कौन सा था? एक मिनट, चैप्टर नंबर 3-4 थे मटेरियल के, 5-6 है लेबर के, 7-8 में 7th चैप्टर है, 8th पढ़ना ही नहीं है। एक मिनट मजे की बात बताता हूं, इधर आओ। चैप्टर नंबर 5 सुनना जरा, चैप्टर नंबर 5 1 घंटे का है। चैप्टर नंबर 1 और 2 इजी और बेसिक्स है। चैप्टर 8 पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर 3 और 13 एफएम और कॉस्टिंग दोनों में सेम है, बहुत कुछ सेम है, मतलब बिल्कुल सेम सही है। तो ये क्या कर रहे हो सर आप? कोर्स को आसान करके दिखा रहा हूं, क्योंकि चीजें आसान बनानी तो आप यहां पर आए हो, है ना। तो हम करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे और मार्क्स लाने 100 आउट ऑफ 100। कम की बात करनी नहीं है, गुजारिश एक ही रहती है, डेली क्लास लें। ऑफलाइन नहीं ले पाओ तो सुबह तो दिन में आ जाओ, दिन में नहीं तो सुबह आ जाओ, नहीं पढ़ पा रहे हो तो ऑनलाइन डेली का डेली कवर करें, बाकी मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करें। थैंक यू, इतना ही आज के लिए।